नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ रिवीजन वीडियो के अंदर। आज 12 अक्टूबर है, मगर जो ये वीडियो है वह 11 अक्टूबर का है, क्योंकि कल का मेरा जो 4G डेटा था वह समाप्त होने की वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया था। मगर इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपका पेपर है वह 28 मई 2023 को है। उससे पहले आपको सारा डेटा उपलब्ध करवा दिया जाएगा, यानी सारा का सारा कंटेंट अच्छे से करवा दिया जाएगा। ठीक है, आपका एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। आपको जो प्रीलिम्स के अंदर 70 प्लस जो क्वेश्चन आप कर पाओगे, इसके लिए आपको तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप ये यानी जो डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ, तो हमारा जो ये टेलीग्राम का ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर मैं डेली टेलीग्राम की जो पीडीएफ होती हैं शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ में जो एक द हिंदू का जो दैनिक जागरण का जो न्यूज़पेपर है वह भी शेयर कर देता हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हमारी जो पहली जो न्यूज़ है वह क्या है, ये एक न्यूज़ है जिसमें क्या था, जो पाकिस्तान ने जो जो इंडिया है इसने जो CSO की जो एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज थी वह होस्ट की थी। उसके समापन समारोह में जो पाकिस्तान ने क्या लिया था, हिस्सा लिया था। इसके बारे में एक न्यूज़ है, तो इसलिए हमारे जो सिंघाई सहयोग संगठन है वह क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो संगठनों पर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो हमारे लिए क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो सिंघाई सहयोग संगठन है वह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी इसके अंदर जो सरकारें हैं वह क्या लेती हैं, भाग लेती हैं। यह है यूरोपीय एशियाई जो राजनीतिक, आर्थिक व सैन्य संगठन है, जिसका लक्ष्य जो क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस संगठन का जो गठन किया गया था वह लगभग 2001 में किया गया था, और CSO के गठन से पहले इसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, यानी जिसको हम संघाई 5 संगठन के नाम से भी जानते थे। मगर 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। उसके बाद इसका नाम बदल के संघाई सहयोग संगठन बना दिया गया, और वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसके अंदर क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और जो 17 सितंबर 2021 को यह घोषणा की गई भी ईरान द्वारा CSO में जो पूर्णकालिक सदस्यता भी ग्रहण की जाएगी। ठीक है, जो CSO का जो चार्टर था उसे 2002 में हस्ताक्षर किया गया था, और इसे 2003 में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया था। सदस्य देशों के मध्य में परस्पर विस्तार और सद्भावना को मजबूत करना, ये इसका क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही साथ इसका राजनीतिक, व्यापार और अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी व सांस्कृतिक प्रभाव को सहयोग बढ़ाना भी इसका क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि के संबंध को भी बढ़ाना इसका क्या है, उद्देश्य है। साथ ही साथ हमने देख लिया कि किस प्रकार, यानी जो संबंधित शांति बनाए रखना, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना, और यह सुनिश्चित करना भी, यानी शांति बनी रही, यह भी इसका मुख्य क्या है, उद्देश्य है। साथ ही साथ एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तार्किक और नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था का की स्थापना करना भी इसका क्या है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका सिंघाई सहयोग संगठन का। ठीक, अगली जो हमारी न्यूज़ है वह हमारी दैनिक जागरण से संबंधित न्यूज़ है, और ये द हिंदू के अंदर भी जो न्यूज़ थी। ठीक है, तो दोनों के अंदर न्यूज़ थी, जिसमें कहा भी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम में कहा है कि उसके द्वारा 2 सदस्यों को जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस S अब्दुल नज़ीर ने सर्कुलेशन के जरिए जजों के चयन की नियुक्ति की प्रक्रिया पर आपत्ति व्यक्त की है। तो ये मामला क्या था, मामला देखते हैं। मामला ऐसा था भी, जो हमारे जो जस्टिस थे जिनका नाम था DY चंद्रचूड़ जी, तो ये क्या थे, किसी कारणवश जो एक ये जो कॉलेजियम की जो समिति, यानी जो कह सकते हैं जो मीटिंग हुई थी, उसमें क्या रहे थे, अनुपस्थित रहे थे, जिसकी वजह से जो एक सर्कुलेशन जारी कर दिया था, अभी हम क्या करेंगे, इन इन व्यक्तियों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या किया था, तो ये अनुपस्थित रहे, तो उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया, यानी इसको उन्होंने कहा भी, आपको ये जो आपने सर्कुलेशन भेजा उनके नाम से हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर जिस प्रकार की ये प्रक्रिया आपके द्वारा अपनाई गई है इससे उनको आपत्ति थी। और साथ ही साथ इनके बाद में इसके साथ एक और जस्टिस आए थे जिनका नाम है जस्टिस एस अब्दुल, सॉरी एक सेकेंड, तो एस जस्टिस अब्दुल नज़ीर जी थे, उन्होंने भी क्या किया था, सर्कुलेशन के पर आपत्ति जाहिर की थी। तो हम देखते हैं भी कॉलेजियम के अंदर जहां 2 जजों की असहमति किसी यानी निर्णय पर बन जाती है, तो वह सर्कुलेशन क्या हो जाता है, वह निर्णय क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं इसके लिए कॉलेजियम इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो हमारे जो वर्तमान के जो यानी मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, तो उनका कार्यकाल केवल और केवल 72 दिनों का था, तो जो भी अभी क्या है, हाल ही में समाप्त होने वाला है, तो उसका क्या है, उससे पहले हमें नए CGI की नियुक्ति करनी है, तो उसके लिए कॉलेजियम की ये नई मीटिंग है बैठ रही है। ठीक है,
तो हमारे लिए कॉलेजियम प्रणाली क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कहता है, कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया है जो क्या कहती है, संसद के किसी भी अधिनियम या संविधान के प्रावधानों द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। यानी इसमें किसी भी प्रकार का अधिनियम नहीं बनाएगा, संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया, यह कहीं कहीं सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं उनके माध्यम से क्या की गई है, इसको विकसित किया गया है। यानी कहीं न कहीं ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इसका क्या किया गया है, विकास किया गया है। ठीक है, अगला कहता है जो कॉलेजियम प्रणाली का जो मुख्य क्या है, क्या कार्य क्या है, क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय में कॉलेजियम की अध्यक्षता कौन करता है, हमारे मुख्य न्यायाधीश जी करते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। एक उच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट के कॉलेजियम का नेतृत्व में मुख्य न्यायाधीश व अन्य उस न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी नियुक्त होते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथ ही साथ अगले जो हमारे जो सीजीआई होंगे उनके जो निर्वाचन और सियाजन से उत्तराधिकार का नाम के भी क्या करते हैं, एक जो कॉलेजियम व्यवस्था क्या करती है, सिफारिश करती है। ठीक है, हालांकि 2070 तक के अंत्य सघन तक विवाद में के बाद ही व्यवहारिक रूप में जो वरिष्ठता के आधार पर पालन किया गया था। यानी जो सबसे वरिष्ठ होंगे उनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। मगर वर्तमान में कुछ ऐसे भी न्यायाधीश हैं जो कि वरिष्ठता की जो इस जो सीमा था, एक क्या कहते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं। यानी उनको नियुक्त वरिष्ठता के आधार पर नहीं, उनकी योग्यता के आधार पर किया गया था। ठीक, अगला कहता है भी सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के नामों का चयन प्रस्ताव सीजीआई द्वारा शुरू किया जाता है और जो सीजीआई कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ उस उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश का नाम क्या करते हैं, परामर्श करते हैं। यानी कहीं के उनके साथ क्या करते हैं, परामर्श करते हैं, जिसका मुद्दा इसी चीज़ पर अभी छिड़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें न्यायाधीश के पद की नियुक्ति की क्या की जाती है, अनुशंसा से संबंधित जो उनसे संबंधित अनुशंसा की जाती है। ठीक है, और वह जो सिफारिश होती है फिर वह सिफारिश किसके पास, राष्ट्रपति जी के पास भेज दी जाती है। ठीक है, तो अगले जो न्यूज़ थी वह भी हमारी दैनिक जागरण से संबंधित न्यूज़ है। इसके अंदर क्या है, जो क्या अभी पर्सनल लॉस के बहाने संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये किसने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है। कौन से हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। तो मामला क्या था, मामला ये वही हम देखते हैं भी जिस प्रकार जो मुस्लिम लॉ है उसके अंदर एक से अधिक विवाह करने की अनुमति है, मगर जो कोर्ट ने कहा है भी ये विवाह अगर जो पूर्व पत्नी है उनकी अनुमति के बिना किया जाए तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, असंवैधानिक होगा। साथ ही साथ हम कहते हैं जो इसमें कहा गया जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है वह कहीं ना कहीं जो गरिमापूर्ण जो जीवन है उसको क्या करता है, उसका क्या कहता है, उल्लंघन करता है या उसका क्या करता है, हनन करता है। साथ ही साथ अगले पेज पे एक न्यूज़ दी गई थी तो कहीं ना कहीं ये जो अनुच्छेद 14 है जिसमें अंदर समानता का जो अधिकार है, साथ ही साथ अनुच्छेद 15 है की बात कही गई जो कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर किसी प्रकार की जो भेदभाव की बात नहीं करता है तो उसका भी क्या करता है, ये उल्लंघन करता है। ठीक है, तो हमारे लिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है इसके बारे में कुछ पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो स्क्रीनशॉट है हमारा जो लक्ष्मीकांत बुक है उससे लिया गया है। ठीक है, तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। अभी क्या कहते हैं, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है भी किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी यानी उनका जो अनुच्छेद 21 है उससे वंचित किया जा सकता है, किसके द्वारा, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी जो कानून में जो विधि बताई गई है उसी के द्वारा उसको वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उसको नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रसिद्ध मामला था कौन सा, गोपालनाथ मामला। 1950 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की क्या की थी, एक सूक्ष्म व्याख्या की थी। इसमें व्याख्या की गई थी अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्रवाई प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध न कि विधानमंडल प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब यह है भी राज्य प्राण एवं देह की जो स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा स्थापित यानी विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में अभिव्यक्ति और विधि की विविधता प्रक्रिया से भिन्न है। इस तरह कानून की वैधता और उसकी व्यवस्था पर अकारण अन्यायपूर्ण और आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। फिर उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। ये बात किसमें कही थी, गोपाल कृष्ण जो हमारा जो गोपालन मामले में कही थी। ठीक है, मगर जो मेनका गांधी मामला था उसके अंदर उच्चतम न्यायालय ने जो अपनी जो अनुच्छेद 21 के तहत जो व्यवस्था यानी जो परिभाषा दी थी उसको पलट दिया था।
और इसके अंदर उन्होंने क्या था कि जो इसका अनुच्छेद 21 के तहत केवल जो मनमानी कार्रवाई पर किया ऊपर ही उपलब्ध नहीं बल्कि जो विधानीय कार्रवाई के विरुद्ध भी उपलब्ध है। यानी जो पहले ये बात कही जो विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं है, अभी वह इसके भी विरुद्ध है। ठीक है। साथ ही साथ न्यायालय में प्राण एवं की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहा है कि विस्तार का आशय एक व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता के अधिकार के कई प्रकार से है, जिसमें प्राण के अधिकार शारीरिक बंधनों में नहीं बंधने का अधिकार बल्कि मानवीय सम्मान से जुड़े व अन्य पहलुओं को भी देखा जाएगा। यानी सारे पहलुओं को देखकर ही स्वतंत्रता का अधिकार कह सकते हैं। ठीक है। न कि ये शारीरिक और मानसिक तौर पर या निजी तौर पर ही स्वतंत्रता दी जाएगी, सभी पहलुओं पर क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा। ठीक है। चलिए अगली जो न्यूज़ थी वह द हिंदू की और दैनिक जागरण की, सबकी एक फ्रंट न्यूज़ थी, जिसके अंदर क्या था भी जो अर्थशास्त्रियों का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में ये न्यूज़ थी। ये नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया है, ये दिया गया 2007-8 में वैश्विक मंदी के दौर में जो अर्थव्यवस्था को उभारने का इन्होंने क्या किया था, कार्य किया गया था। क्योंकि यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से पूछा जाता है, जो यूपीएससी किसके लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उसकी जो थ्योरी होती है उस पर क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं, न कि ये पूछे जाते हैं भी किसको दिया गया है। मगर ऐसा नहीं है भी भविष्य में ऐसे क्वेश्चन न पूछे जाए, आपको मिलान के तौर पर ये क्वेश्चन दिए जा सकते हैं भी किसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है भी अगर पीछे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो आगे भी नहीं पूछे जाएंगे, आगे पूछे जा सकते हैं। मगर जिसमें दिया जा सकता है भी एक तरफ तो आपको जो पुरस्कार लेने वाले व्यक्तियों का नाम दिया जाएगा और एक तरफ आपको जो पुरस्कार के नाम दिए जाएंगे, तो आपको सही मिलान करना होगा अभी कौन सा पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था या किससे वह संबंधित था, या थ्योरी दे दी जाएगी कौन सी थ्योरी किस व्यक्ति से क्या थी, संबंधित थी। ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। तो है कौन ये जो अर्थव्यवस्था का जो पुरस्कार दिया गया है, ये एक तो ये जो दिए गए जिनका नाम है बेन बर्नाक है, और ठीक है, और दो बाद में एक तो फिलिप एच डार्विन है, और एक थे ये डगलस डब्ल्यू डायमंड्स। यानी इन तीनों के बीच में, यानी इनको ये अर्थशास्त्री का क्या दिया था, क्या था ये जो दिया गया था ये नोबेल पुरस्कार, और उन्होंने इनके साथ क्या किया गया, साझा किया गया है। ठीक है। तो इनकी जो थ्योरी थी उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं अभी इन्होंने क्या किया था। तो इन तीनों ने शोध में बताया था अभी क्यों बैंकों का जो ढहना कहीं नजरदान नहीं करना चाहिए, यानी जो बैंक है वह कितने महत्वपूर्ण है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, इनके बारे में इन्होंने कहा था भी अगर अर्थव्यवस्था में हम बैंकों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो वह कितना हमारे लिए क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। अपनी खोज से इन अर्थशास्त्रियों ने वित्तीय बाजार को रेगुलेट करने की नींव रखी थी। यानी जो बैंक है वह कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो अर्थव्यवस्था है उसकी नींव का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है। विजेता की चयन करने वाली कमेटी ने जॉन हल्सन ने कहा था कि भविष्य वित्तीय संकट और मंदी की अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाली सबसे बुरी परिस्थितियां हैं। यानी जो अर्थव्यवस्था की हम देखते हैं भाई सबसे बुरी जो परिस्थिति होती है वह मंदी की परिस्थिति होती है, जो कि वर्तमान में हम देख रहे हैं भी किस प्रकार की जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, वह भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार का एक वैश्विक मंदी का ही क्या है, कारण है। ठीक है। भविष्य में फिर ऐसा हो सकता है, यह जरूरी है कि हमारे पीछे के कारणों और बचने के उपायों को भी समझें। यानी ये ऐसा भविष्य में जो वर्तमान में भी घट रहा है और भविष्य में भी ऐसी स्थिति आ सकती है, तो इससे हमें जो भूत में हमें यानी पीछे से जो हमें कुछ सीखना चाहिए भी हम भविष्य में ऐसी स्थिति न बनने दें। ठीक है। तो बाकी बस इन्हीं के बारे में कुछ दे रखा है। ठीक है। तो चलिए जो ये न्यूज़ थी जिसके बारे में पूछा जा सकता है भी कि कैसे कैसे किन किन को किसकी थ्योरी के लिए यानी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। तो अगली जो न्यूज़ थी ये कहीं की एक जो यानी जो गेम से रिलेटेड न्यूज़ थी, क्योंकि यूपीएससी ने 2021 का जो पेपर था उसके अंदर गेम से लगभग 3 से लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास ऐसे थे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। ठीक है। तो ये एक वैसे तो नॉर्मल न्यूज़ है, मगर क्या भी ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जो भारत है अंडर-17 के अंदर जो महिलाओं का क्या हुआ है, यानी कह सकते हैं एक प्रकार की जो महिलाओं की मेज़बानी हुई है या उनकी एंट्री हुई है, तो ये कहीं कहीं बड़ी न्यूज़ हो सकती है। तो 2023 के अंदर भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन कोई ना कोई देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो हमारे लिए जो फीफा होती है वह इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी फीफा क्या है। बाकी इसके बाद में जो भी कोई अपडेट होगी जो गेम स्टार्ट होने के बाद वो हम साथ साथ देते रहेंगे। ठीक है। क्या कहता है भी जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, फीफा नाम बोलते हैं। ठीक है। वह फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण का एक निकाय है। इसका जो मुख्यालय है वहाँ कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है। वर्ष 2004 में स्थापित फीफा को बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड
के राष्ट्रीय संघों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की निगरानी के लिए क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। फीफा में अब तक कितने 211 सदस्य देश शामिल हो चुके हैं। फीफा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फुटबॉल के प्रसार को क्या करना, बढ़ाना, और साथ ही साथ सत्यनिष्ठता और निष्पक्ष खेल को भी बढ़ावा देना है। यह वर्ष 2030 में क्या किया था, 1930 में शुरू हुआ था और पुरुष का कप था, और 1991 के अंदर क्या गया था, महिला विश्व कप का भी इसके अंदर शामिल किया गया था। और अंडर 17 की बात करते हैं तो महिलाओं को अभी क्या किया गया, भारत में शामिल किया गया है। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये लाइन हमारे लिए क्या हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है। साथ ही साथ वे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों और संगठनों के प्रचार के लिए भी क्या करता है, ये कार्य करता है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित वह राष्ट्रीय फुटबॉल संघ बोर्ड का भी सदस्य है, और जो फुटबॉल नियम की भी क्या करते हैं, ये जो स्थापित करने के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं जो फीफा है हमारे लिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह भी हमारी दैनिक जागरण से संबंधित न्यूज़ है, जिसके अंदर क्या अभी जो रुपया लुढ़कने से महंगे होंगे मोबाइल और गाने। जिस प्रकार से हम देखते हैं भी जो रुपये के डॉलर की तुलना में जो रुपये है वह दिन दिन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसमें भी कहा गया है जो वर्तमान स्तर पर जो रुपये है वह 82.40%, यानी $1 की तुलना में जो रुपये है वह लगभग कितना, 82 रुपये और 40 पैसे हो गया है। ठीक है, तो इससे जो जिस प्रकार से हम जो भारत से कुछ भारत से क्या करते हैं भी, बाहर से आयात करते हैं, जिस प्रकार से ताइवान से हम जो सेमीकंडक्टर्स आयात करते हैं, उसके अलावा कुछ और वस्तु हैं जो अन्य देशों से आयात करते हैं, तो उसकी तुलना में क्या होगा, तो भारत में बनने वाली जो कारें हैं उनकी लागत में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और बढ़ोतरी होने की वजह से क्या होगा, उनकी जो क्या कहते हैं ना, जो कीमत है उनमें भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और बढ़ोतरी होने से जो महंगाई है वह और उच्च स्तर पर पहुँच जाएगी। चाहे वह, क्योंकि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल केवल कारों में ही नहीं, मोबाइल के अंदर और कंप्यूटर आइटम जिसमें लैपटॉप्स हैं उनमें भी क्या हो जाता है, ये यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो रुपया घटने की वजह से हमारा जो आयात क्या हो गया, महंगा हो गया, जिसकी वजह से जो हमें जो कच्चा माल के तौर पर जो चीज़ें हम बाहर से आयात करते हैं वह महंगी मिलेगी। तो सीधी सी बात है, हमारा जो लागत की वजह से हमारी जो महंगाई होगी वह बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक वैसे न्यूज़ थी। तो एक बार हम देख लेते, जो मूल्य का जो रुपये होता है उसका जो ह्रास होता है यानी कम होता है, तो उससे नुकसान क्या होता है और कुछ फायदे भी होते हैं। तो सबसे पहले जो अभी हमने देखा है, जो विदेशों से आयात करना हमारे लिए क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक नुकसान होता है। साथ ही साथ जो विदेश में पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं वह भी क्या होते हैं, उनके अभी खर्च क्या होता है, बढ़ जाता है। और इस न्यूज़ के अंदर भी एक एग्जाम्पल दिया गया है भी, जो प्रति माह जो विदेश में पढ़ने वाले लोग थे उनको जब 1,10,000 रुपये तक पहले भेजना, यानी पहले 1,00,000 रुपये भेजना था, तो अभी जो महंगाई के कारण उन्हें 1,10,000 रुपये भेजने पड़ रहे हैं। यानी जो 10,000 जो एक्स्ट्रा जो देने पड़ रहे हैं वह कहीं ना कहीं क्या है, मूल्य रुपये के ह्रास के कारण देने पड़ रहे हैं। ठीक है, अगला जो क्या है, विदेश यात्रा कर रहे हैं लोगों पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है। यानी जो भारत से जो लोग विदेश में यात्रा करने जाते हैं तो उन पर भी कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें अब क्या करें, अभी डॉलर महंगे, क्योंकि बाहर देशों में जाएंगे तो उन्हें डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी, और डॉलर खरीदने के लिए उन्हें अधिक पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ विदेश में निवेश कर रहे लोगों पर भी इसका क्या पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ विदेश में जो चिकित्सा का उपचार करवाने वाले लोगों पर भी क्या पड़ता है, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी अब अगर हम अमेरिका में इलाज कराना हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो गया है, और अधिक महंगा हो गया है। ठीक है, इसके कुछ हमारे बेनिफिट भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है जो हमारा जो निर्यात होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी जो हमारी चीज़ें लोगों को क्या है, सस्ते में मिलती है, तो वह अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत से व्यापार करना क्या करेंगे, निर्यात करना सही समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहा है, उनको सस्ता मिल रहा है। साथ ही साथ भारतीय आवासियों जो एनआरआई के परिप्रेक्ष्य में भी लोगों, यानी जो उनको जो पैसा भेजना है, जो एनआरआई होते हैं जो भारत में पैसा भेजते हैं, उनको भी अभी फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी वह उन्हें $1 की तुलना में अधिक पैसे मिल रहे हैं। यानी उनके जो फैमिलीज़ हैं उनको अच्छी खासी रकम मिल रही है $1 की तुलना में, तो वह भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ भारत की यात्रा कर रहे जो विदेश यात्री हैं या जो पर्यटन है उसको भी कहीं ना क्या मिलेगा, इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये मूल्य के ह्रास से कुछ हमें फायदा हो सकता है। एक ये न्यूज़ थी, वह भी दैनिक जागरण से संबंधित न्यूज़ थी, जिसमें कहा था जो भुजिया चावल के निर्यात में मांग में बढ़ोतरी। जिस प्रकार से हम देखते हैं भी जो हमारा जो चावल था उस पर क्या कहता है, निर्यात पर क्या गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी वजह से क्या था, अभी जिसके जो चावल के जो वैकल्पिक जो चावल थे या चावल के जो कई प्रकार हैं उसमें जो भुजिया चावल थे उनके निर्यात में क्या हो गया था, बढ़ोतरी हो गई थी। ठीक है, साथ ही साथ जो बासमती चावल थे उनके निर्यात में भी क्या हो गई थी, बढ़ोतरी हो गई थी। और जो चावल के निर्यात को रोकने के लिए जो गैर बासमती चावल थे उस पर कितना 20% तक का सीमा शुल्क लगाया था। इसी साथ साथ
साथ जो चावल के टुकड़ों के निर्यात पर क्या कर दिया था, पूरी प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसके परिप्रेक्ष्य में जो भुजिया चावल थे उसमें क्या होगा, यानी उसका निर्यात होना शुरू हो गया था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भी जो भुजिया चावल है वैसे तो शायद न पूछा जाए एग्जाम में, मगर फिर भी अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि यूपीएससी कुछ ऐसे चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जिनका लोग ज़्यादातर यानी ज़्यादा सीरियस नहीं लेते उन चीज़ों को। जैसे एक न्यूज़ आई थी गुच्छी के बारे में 2020 के अंदर, जिसका भी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ऐसा ज़रूरी है भी 2023 के अंदर जो भुजिया चावल है उस पर कुछ विशेषता के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो भुजिया चावल है, जिसको इसके अंदर कहा गया एक प्रकार का जो सेला चावल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या कहते हैं, अभी जो सेला चावल है, अभी चावल निकालने के से पहले हमें धान को पानी में क्या करना है, उबाल कर सुखाया जाता है। फिर उस पर धान से जो चावल निकलता है उसे हम सेला चावल कहते हैं। धान के छिलके में भी भूसी उपस्थिति विटामिन बी चावल के कणों को अवशोषित कर लेता है, और चावल के कण उपस्थिति में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आंशिक रूप से पक जाते हैं, जिसके कारण जो चावल के कण थोड़े क्या होते हैं, पारदर्शी हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाई जा सकती है, जो भुजिया चावल होता है वह पारदर्शी होता है। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल पारदर्शी होता है, क्योंकि जब हम चावल के कण में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट को उबालते हैं तो वह क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। और ये विटामिन बी का भी, जिसके कारण ये क्या कहता है, अवशोषित कर लेता है उसने। और कहीं न कहीं जो कुटाई के बाद चावल को, यानी जो कण टूटते नहीं हैं, यानी जो ये काफ़ी क्या होते हैं कि हार्ड हो जाते हैं, इसके जो रेशे होते हैं वह कहीं न कहीं जो ब्राउन राइस होते हैं उसके समान ही होते हैं। पकने के बाद आपस में ये चिपकते नहीं हैं, साथ ही साथ इसको पकने में भी इसको यानी थोड़ा अधिक समय लगता है। और ग्लूकोज होता है उसका भी ये तेज़ी से नहीं बढ़ाता है, यानी जो हमारा ग्लूकोज लेवल है उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अगली जो हमारी न्यूज़ थी वह भी हमारी दैनिक जागरण से संबंधित न्यूज़ थी, जिसमें कहा था संप्रभुता से समझौता के लिए कोई भी जगह नहीं है, ताइवान ने ये बात कही है। क्योंकि अभी क्या था, हाल ही में जो ताइवान का क्या था, राष्ट्र जो स्वतंत्रता दिवस था, ये राष्ट्रीय दिवस के तौर पर जो ताइवान ने ये कहा भी जब हम स्वतंत्रता के यानी जो संप्रभुता होगी उसके परिप्रेक्ष्य में हम किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, भी समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं भी चीन किस प्रकार से आक्रामकता के साथ ताइवान पर जो कह सकते हैं भी इनके आक्रामकता दिखा रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में उनके जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये बात कही है भी हम जो संप्रभुता से संबंधित किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। तो ताइवान क्या है भी, ताइवान पूर्वी एशिया का एक द्वीप है जिसे चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के एक विरोधी क्षेत्र के रूप में देखी है। चीन तक जो ताइवान है लगभग तकरीबन वहाँ पे 36,157 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसकी आबादी लगभग 23.59 बिलियन के आसपास है। जो ताइवान की राजधानी है तापे है, और जो ताइवान के जो उत्तरी भाग में क्या स्थित है, जहाँ एक और चीन एक दलीय शासन व्यवस्था है, वहीं ताइवान बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, तो चीन जहाँ पर एक दल की बात करती है, जहाँ ताइवान में क्या है, बहुत अनेक दल है यानी लोकतंत्र। और उनकी जो मुद्रा है यानी जो भाषा है उनकी, वह कौन सी भाषा, एक है मदारिन उसकी भाषा है। ठीक है, 1990 के दशक में जो भारत ने जो लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई थी उसके अंदर ताइवान को भी हमने यानी मुख्य में रखा था। साथ ही साथ हमने जो वीज़ा फ्री देने की भी हमें बात की थी, यानी ताइवान के लिए जो वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, यानी वीज़े के अंदर क्या दी गई, छूट दी गई थी। और भारत और ताइवान में काफ़ी बढ़ोतरी यानी व्यापार के अंदर भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जहां 2000 के अंदर भारत और ताइवान के बीच में कुल $1 बिलियन का व्यापार होता था, वहीं 2019 में बढ़कर ये कितना हो गया है, लगभग $7.5 बिलियन तक पहुंच गया है, जो वर्तमान में और भी अधिक हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखते हैं भी किस प्रकार ताइवान जो सेमीकंडक्टर के लिए विश्व को सेमीकंडक्टर आयात करता है, तो वह भी कहीं न कहीं निर्भरता दिखाता है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है हमारी वह भी दैनिक जागरण से संबंधित है। ये जो असम राइफल्स जो हमारी जो सेना की जो टुकड़ी है उसके अंदर जो पंजाब हरियाणा कोर्ट है उसने पदक से संबंधित एक मामला था जिस पर ये न्यूज़ बनी थी। ठीक है, जिसके अंदर कहा गया था जो उनको जो भर्ती व कार्य देने का जो कार्य था वह किसको, तो गृह मंत्रालय को दिया गया है। ठीक है, जो साथ ही साथ इसके अंदर जो केंद्र सरकार ने इसमें कहा गया है जो कर्मचारियों का जो वेतन है या अन्य भर्ती हैं वह गृह मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं, जबकि जो उनकी जो स्थानांतरण होता है यानी जो उनका ट्रांसफ़र किया जाता है या किसी भी प्रकार की उनकी जो हम तैनाती की जाती है वह पूर्णतः सुरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी स्वतंत्रता के बाद भी हम स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं भी किस प्रकार के जो पुरस्कार दिए जाते थे सुरक्षा मंत्रालय के अंदर, वह हम देख लेते हैं। क्या कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 में प्रारंभिक 3 पुरस्कार दिए गए थे। कौन कौन से, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किए गए थे, जिन्हें 15 अगस्त 1947 को क्या गया था, प्रभावी माना गया था।
यानी उससे यानी वहाँ उस तारीख से क्या गया था, प्रभावी माना गया था। इसके बाद 1952 में हमें वीरता के लिए जैसे अशोक चक्र फर्स्ट यानी श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2, अशोक चक्र श्रेणी 3 भी स्थापित किए थे, जिसे 15 अगस्त 1947 से भी प्रभावी माना गया था। फिर उनको जनवरी 1967 में इन पुरस्कार का नाम बदल के इनको अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया था। ठीक है। थल सेना और नौसेना और वायुसेना किसी भी आरक्षित बल या प्रादेशिक सेना या किसी भी अन्य कानूनी रूप से संगठित सशस्त्र बल सभी रैंकों के अधिकारी इस पुरस्कार के लिए क्या होते हैं, पात्र होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ हम देख लें जो परमवीर चक्र है, ठीक है, यह कहीं ना कहीं जो सेना है उसका सबसे सर्वोच्च या अलंकृत जो सैन्य जो पुरस्कार है, यह चाहे युद्ध में हो, चाहे वह जमीन पर हो या समुद्र में या हवा में हो, के दौरान वीरता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। जो महावीर चक्र होता है यह जमीन पर है, समुद्र पर, हवा पर या दुश्मन की उपस्थिति या विशिष्ट कार्यों को दूसरों से सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यानी पहला कौन सा है, परमवीर, और दूसरा हमारा कौन सा है, महावीर। ठीक है। उसके बाद आता है जो वीर चक्र, यह किसके लिए, यह भी कहेंगे जो परमवीर चक्र और महावीर चक्र के जो तीसरा युद्ध का सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार है। ठीक है। अगर जो शांतिकालीन जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, और ये तीनों के तीनों जो पुरस्कार है वे युद्ध के अंदर दिए जाते हैं, यानी जब हमारा जो युद्ध किसी देश के साथ हो उसके अंदर जो सेना के किसी सैनिक द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया जाता है उसके आधार पर ये तीनों पुरस्कार दिए जाते हैं। मगर कुछ पुरस्कार ऐसे जो शांति के तौर पर भी दिए जाते हैं, यानी जो शांति काल के अंदर भी जो किसी जो सेना का जो शौर्य है या जो पराक्रम है उसके आधार पर दिए जाता है। एक तो अशोक चक्र है, ये शांति काल के दौरान वीरता या साहित्यिक कार्रवाई व बलिदान के लिए भी सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। ठीक है। और यह शांतिकालीन विशिष्ट बहादुरी या किसी अन्य साहस और वीरता व आत्म बलिदान के से संबंधित कार्य के लिए भी दिया जाता है। इसके बाद में जो कीर्ति चक्रवात है, जो कीर्ति चक्र है वह किसको दिया जाता है, यह दूसरा सर्वोच्च शक्तिशाली वीरता पुरस्कार है। वह शांति और जो साहसी कार्रवाई करने व आत्म बलिदान के लिए जाता है। इसी प्रकार से शौर्य चक्र है, वह भी कहीं न कहीं शांति के लिए ही दिया जाता है, जो कि तीसरे नंबर का पुरस्कार है। ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी वह भी हमारी दैनिक जागरण से संबंधित न्यूज़ थी, जिसके अंदर है जो इलाज के लिए भी इसके अंदर एक जो खोज की गई, जो अलग अलग जो भिन्न जो क्या है भी जो कोरोना वायरस के अंदर जो एक देखा है भी जो एक मरीज के जैसे मरीज होते हैं उनको एक मरीज है उसके दूसरे मरीज की दवाइयाँ नहीं लगती हैं, चाहे बीमारी सेम हो। तो ये कारण किसकी वजह से होता है, इसकी इसके अंदर खोज की गई है। तो इसमें ये बताया गया है भी जो एक ही दवाई के लिए अलग अलग मरीज यानी अलग अलग मरीजों को अलग अलग दवाई दी जाती है, ये कहीं ना कहीं दी जाती है उनका जो कह सकते हैं जो न्यूक्लियर और सेल्स के बीच के संपर्क के संवाद के बीच के कारण दिया जाता है। यानी किस प्रकार का उनके मध्य में संवाद है उसके आधार पर उनको अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर एक किए गए जो इम्यूनिंग स्कोरिंग दी जाती है। इम्यूनो स्कोरिंग यानी जिस प्रकार का जो हमारा इम्यून सिस्टम कितना प्रभावी है उसके आधार पर उसको एक स्कोरिंग दी जाती है, और उसी के आधार पर उसको उस पर क्या दे जाती है, उस मरीज को दवाई दी जाती है। कितनी डोज की दवाई दी जाए वह किसके आधार पर, उसकी जो इम्यून स्कोरिंग है उस पर क्या होती है, आधारित होती है। ठीक है। जो प्रोटीन से प्रोटीन संवाद होता है इसी का एक क्या कहते हैं मुख्य कारण है। ठीक है। बस यही इसके अंदर ये दे रखा है। ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी वह हमारी द हिंदू से संबंधित थी, जिसके अंदर बताया गया जो स्पेस इकोनॉमी की कितनी हो गई है 2025 तक हमारी जो स्पेस इकोनॉमी है वह लगभग $13 बिलियन तक की हो सकती है। ठीक है। ये एक न्यूज़ दी गई है जो हमारी हम देख सकते हैं भी, इस प्रकार से हम देख सकते हैं भी जो हमारा जो जिस प्रकार से जो भारत स्पेस के अंदर जो सफल होता जा रहा है तो विदेशी जो राज्य हैं या देश हैं वह भारत की ओर क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है भी हमारी जो इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था से संबंधित जो हमारा जो क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो स्पेस इकोनॉमी का जो योगदान हो सकता है वह कितना हो सकता है, लगभग $13 बिलियन का हो सकता है 2025 तक। ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी वैसे तो ये दैनिक जागरण के अंदर आजकल का एक जो पेज आता है जिसके ऊपर दिया गया था, क्योंकि ये क्या था हमारे जो भारत के डॉक्टर भटेकर द्वारा जो पहला सुपर कंप्यूटर परम था उसका आज ही के दिन क्या गया था, विकास किया गया था। कब किया गया था, 1991 में सुपर कंप्यूटर जो परम 8,000 था, और 1998 के अंदर जो परम 10,000 बनाए गए थे, और जो कई अनुसंधान केंद्रों की में भी भूमिका निभाई थी। और इनका जो जन्म था वह 1946 के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। और 1947 में उन्होंने पुणे सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस कंप्यूटरिंग जिसको सीडेक में सुपर कंप्यूटर बनाने का प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया था। ठीक है। तो ये न्यूज़ थी, और आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।